हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में ऑल ओवर एनसीईआरटी में। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपका शब्द विचार क्लास 8th की हिंदी का शब्द विचार व्याकरण में और साथ ही साथ शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय और समास अच्छी तरह पढ़ा दिया था। तो आज मैं ले आई हूँ इन दोनों का अभ्यास कार्य, यानी कि इस पूरे सेशन में जो चीज़ हम लोग करने वाले हैं वो है आपका अभ्यास। तो मैं अभ्यास लिख देती हूँ एक बार, ठीक है। तो आज ये एक चीज़ है जो हम लोग पूरे सेशन में करने वाले हैं। तो आप अभ्यास जो है वो तो हम करेंगे, लेकिन मेरा जो है, मैं जो क्वेश्चंस पूछूंगी वो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते जाइएगा और उसका उत्तर जो है अच्छी तरह से समझकर अपनी नोटबुक में लिख लेना, जिससे कि आपको क्वेश्चन याद ही साथ याद भी हो और अगर एग्ज़ाम में टाइम में आपको रिवीजन करना है तो वो भी आप अच्छी तरह कर सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन शब्द विचार के क्वेश्चन आंसर से, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे अभ्यास कार्य लिख देती हूँ अच्छी तरह, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ अभी आज अभ्यास होने वाला है, ठीक है। अभ्यास, तो अभ्यास में सबसे पहला क्वेश्चन जो शब्द विचार से आपसे पूछा जाता है वो है, शब्द किसे कहते हैं, शब्द व पद में क्या अंतर है। तो अब आप क्या कैसे आंसर लिखोगे, अब आप आंसर लिखोगे, एक या एक से अधिक वर्णों से बना स्वतंत्र व सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वाक्य में प्रयोग होने पर शब्द स्वतंत्र नहीं रहते, शब्दों को वाक्य व्याकरण के नियमों के अनुसार, नियम, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तित करके वाक्य में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस स्थिति में शब्द पद कहलाते हैं, ठीक है। और पद का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता, वहीं पे शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है, ठीक है। तो उत्तर कैसे आएगा मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। वैसे तो आप सबको मैंने जो समझाया था उस वीडियो को देख लो तो आपको अच्छी तरह से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी आज अभ्यास सेशन है तो अभ्यास सेशन को अगर अच्छी तरह देखोगे तो सारी चीज़ें और क्लियर होने लगेंगी, ठीक है। तो अभ्यास सेशन को अच्छी तरह से देख लो, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे अभी हम लोग अभ्यास सेशन कर रहे हैं, तो मैंने लाल कलर ले लिया है और अब मैं यहाँ पे अभ्यास लिख देती हूँ, ठीक है। अभ्यास कार्य, तो अभ्यास में पहला क्वेश्चन था हमारा, शब्द किसे कहते हैं, शब्द व पद में क्या अंतर। अगर मैं शब्द की बात करूँ तो डियर स्टूडेंट, शब्द जो है क्या है, शब्द व एक या एक से अधिक वर्णों से बना स्वतंत्र व सार्थक समूह शब्द कहलाता है। स्वतंत्र यानी कि जो अकेले में प्रयोग किया जा सकता है, और सार्थक यानी कि जिसका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलता हो, उसे शब्द कहते हैं। फिर अपनी परिभाषा तब तक अधूरी रहती है जब तक कि आप उसका उदाहरण ना लिखें। तो एग्ज़ाम में ध्यान रखना कि परिभाषा लिखने के बाद उदाहरण ज़रूर लिखिए। उदाहरण करके आप लिखना, और उसके बाद डैश में आप लिख सकते हो कैसे, जैसे मेरे को जल लिखना है या कोई बड़ा शब्द ले लो, बड़ा शब्द तो मत ही लेना, छोटा छोटा लो जिसका वर्ण विच्छेद, कमल लिखना है तो क प्लस अ प्लस क प्लस अ कमल, म के बाद फिर ल, है ना। तो और क्या मिला हमें, कमल शब्द मिला, ठीक है। तो उदाहरण हमेशा अपनी परिभाषा में लिखना। मैं यहाँ पे भी लिख के दिखा देती हूँ। जब आप लिखोगे तो उसके बाद क्या लिखोगे, क के नीचे हलंत लगेगा ज़रूर, और नंबर हलंत में ही करते हैं, क प्लस अ प्लस म प्लस अ, और प्लस को हिंदी में धन कहते हैं, ठीक है, ल प्लस अ, ठीक है। तो ये करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, कमल, ठीक है, कमल मिल जाएगा आंसर। ये सबको क्लियर हो गई बात, ठीक है।
ये ज़्यादा छोटा हो गया मेरा, रुक जाओ बेटा, 1 मिनट ना, बस मैं इसको थोड़ा सा सही कर दूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने चैप्टर के तरफ, ठीक है। तो इतना ही लंबा टेक्स्ट होगा, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, जो चीज़ मैंने को इरेज करनी है। अब हमारा जो नेक्स्ट था वो मैंने पूछा था कि शब्द व पद में क्या अंतर है, ठीक है। अब अगर शब्द और पद के अंतर की बात करूँ, ठीक है, शब्द और पद के अगर मैं अंतर की बात करूँ तो वाक्य में प्रयोग होने पर शब्द स्वतंत्र नहीं रहते। शब्दों के वाक्य के नियमों के बाद आप लिखोगे ब्रैकेट में, लिंग वचन कारक काल आदि के अनुसार परिवर्तित होना पड़ता है, ठीक है। और इस स्थिति में शब्द पद कहलाते हैं। इतना से लिखना है। और फिर आप अगर ज़्यादा लिखना चाहते हो तो शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है, परंतु पद का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता। तो ओवरऑल आंसर क्या होगा? एक या एक से अधिक शब्दों से बना, एक या एक से अधिक वर्णों से बना स्वतंत्र व सार्थक समूह शब्द कहलाता है। फिर दूसरा क्या लिखोगे? दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू में लिखोगे उदाहरण, जो कि होगा कमल, और कमल का वर्ण विच्छेद करके अच्छी तरह दिखाना है कमल को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे पद और शब्द में अंतर। तो आप क्या लिखोगे कि वाक्य में प्रयोग होने पर शब्द स्वतंत्र नहीं रहते, उन्हें व्याकरणों के नियमों, लिंग वचन काल कारक आदि के अनुसार परिवर्तित होना पड़ता है। इस स्थिति में शब्द पद कहलाते हैं। शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है, परंतु पद का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता। तो ये आपका ओवरऑल उत्तर रहेगा, ठीक है। 1 मिनट मैं इरेज कर देती हूँ। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको यही सारी चीज़ें लिखनी। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। ये मैंने शब्द विचार जो आपका चैप्टर था, जब मैंने समझाया था तो मैंने उसमें बहुत अच्छी तरह समझाया था कि योगरूढ़ शब्द हम किसको कहते हैं। अब जब भी हम परिभाषा लिखते हैं तो बिना उदाहरण के अपूर्ण होती है, ठीक है। तो जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, रूढ़ यानी कि वही उसका अर्थ वही होगा, उसको हम और पार्ट में नहीं तोड़ सकते, है ना। रूढ़ शब्द सबने पढ़े हैं कि भाई पेड़ रूढ़ शब्द है, वो पेड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही जो शब्द यौगिक होते हुए, यौगिक यानी कि दो शब्दों के मेल से बने हुए भी एक किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उनको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे निशा प्लस चढ़, मैं निशा प्लस चढ़ लिख देती हूँ। निशा एक मिनट, निशा, एक इरेज़र ले लिया मैंने, निशा प्लस चर, तो हमें क्या मिलेगा? निशाचर। और निशाचर का मतलब क्या होता है? रात में घूमने वाला। एक विशेष अर्थ के लिए ये शब्द हमारा रूढ़ हो गया है, इसलिए ये योग रूढ़ शब्द कहलाता है। तो हम अगर फिर से परिभाषित करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे वह शब्द जो यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण में क्या दोगे? उदाहरण में कुछ भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं कि निशाचर ही दो। आप लोग जो है नीलकंठ भी दे सकते हो, है ना, जिसका जो कंठ है नीली, आधार शिव जी। और लंबोदर दे सकते हो, लंबा उदर यानी कि हमारे गणेश भगवान, है ना। तो ये आपका जो है, ऐसे आप योगरूढ़ शब्द के उदाहरण दे सकते हो। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन शब्द विचार में जो इम्पोर्टेंट वाला है वो आएगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के उत्पत्ति तथा रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो अगर मैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेदों की बात करूँ तो
तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, फिर आएगा देशज शब्द, विदेशी और शंकर। तो प्रमुखतः 5 भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। वहीं रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो आपको जब भेद पूछे गए तो भेद ही बताओ। अगर उन्होंने ये पूछा होता उत्पत्ति और तथा रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक का उदाहरण देते हुए परिभाषा स्पष्ट कीजिए, तब आप हर किसी का परिभाषा लिखते और उदाहरण भी देते उनके साथ नीचे लिख के। लेकिन उन्होंने सिर्फ भेद पूछे तो इसलिए हम सिर्फ भेद बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शब्द विचार में जो शब्द विचार का जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आया है कि योग रूढ़ और यौगिक शब्दों में क्या अंतर है। योग रूढ़ और संकर शब्दों में क्या अंतर है, ये हमें पता लगाना है। योग रूढ़, यौगिक और संकर शब्दों में क्या अंतर है। अगर यौगिक शब्द की बात की जाए तो यौगिक शब्द 2 शब्दों के मेल से बनेंगे, लेकिन वो हमें अर्थ एक शब्द देंगे बनाकर, तो उन्हें हम यौगिक शब्द कहेंगे। लेकिन अगर योग रूढ़ शब्द की बात की जाए तो वो भी 2 शब्दों से मिलकर ही बनेंगे, लेकिन वो एक विशेष अर्थ देंगे, इसलिए हम उन्हें योग रूढ़ कहेंगे। उसके बाद अगर मैं योग रूढ़ और संकर शब्द की बात करूं तो योग रूढ़ शब्द 2 शब्दों से मिलकर एक विशेष अर्थ देते हैं, वहीं पे संकर शब्द 2 विभिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनकर एक शब्द देते हैं। जैसे रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी, है ना। तो इसमें आपका जो रेल शब्द है वो अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी आपका देशज शब्द है। ठीक है, तो अब हमने ये पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं हमारी शब्द रचना में। अभी तक हम पढ़ रहे थे हमारा शब्द विचार के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं शब्द रचना में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारा शब्द रचना। अब शब्द रचना पे भी हमें अभ्यास कार्य करना है, तो मैं सबसे ऊपर यहाँ पे टॉप में डाल देती हूँ अभ्यास। ठीक है, जो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अब अभ्यास में उपसर्ग और प्रत्यय और समास में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। उदाहरण आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे उप प्लस युक्त उपयुक्त, या अ प्लस ज्ञान अज्ञान। ठीक है, तो कैसे शब्द, ऐसे उपसर्ग वह शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। उदाहरण अ प्लस ज्ञान अज्ञान। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको उपसर्ग, प्रत्यय और समास में आता है कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय व उपसर्ग में क्या समानताएं हैं। तो अब प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। उदाहरण बुद्धि प्लस मान बुद्धिमान। ठीक है, और मान इसमें क्या है, प्रत्यय है। उपसर्ग और प्रत्यय की समानताएं, उपसर्ग और प्रत्यय में समानताएं हैं। प्रत्यय और उपसर्ग शब्दांश होते हैं। ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग मूल शब्द में जुड़कर नया शब्द का निर्माण करते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, उपसर्ग का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। फिर लास्ट आता है दोनों को मूल शब्द में लगाकर शब्दों का अर्थ बदल जाता है। शब्दों का जो अर्थ होता है वो बदल जाता है जब हम दोनों को मूल शब्द में लगाकर शब्दों का अर्थ बदला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में क्या अंतर है। लेकिन इससे पहले मैं आपको प्रत्यय वाला क्वेश्चन अच्छी तरह रिवाइज करा देती हूँ। तो प्रत्यय वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। उदाहरण बुद्धि प्लस मान बुद्धिमान, जिसमें मान आपका प्रत्यय हो गया। उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय में समानताएं हैं के बाद आप पॉलन लगाओगे जो कि आपको पता ही होगा। उसके बाद आप लिखोगे कि उपसर्ग व प्रत्यय शब्दांश होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा कि उपसर्ग और प्रत्यय को किसी शब्द में लगाकर उपसर्ग और प्रत्यय शब्दों में मूल शब्दों में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। उसके बाद क्या आएगा,
उपसर्ग और प्रत्यय का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। दोनों को शब्दों में जोड़कर शब्द का अर्थ बदला जाता है। ठीक है, दोनों को मूल शब्द में लगाकर शब्दों का अर्थ बदला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में क्या अंतर है? ठीक है, अगर मैं बात करूँ कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अंतर इस प्रकार है। अंतर क्या होगा? वह प्रत्यय जो धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण पढ़ प्लस आई पढ़ाई। और अगर मैं तद्धित प्रत्यय क्या दे दूँ, वह प्रत्यय जो धातुओं संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय आदि के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं। उदाहरण मानव प्लस ता मानवता। ठीक है, तो रिवाइज कर लेते हैं। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अंतर इस प्रकार है। फिर कॉलम बनाओगे, कॉलम बना के आपका उत्तर स्पष्ट दिखता है। और कॉलम बनाओगे तो आप लिखोगे कृत प्रत्यय में कि वह प्रत्यय जो धातुओं के अंत में जुड़कर शब्द का निर्माण करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं, जैसे पढ़ प्लस आई पढ़ाई। और अगर तद्धित प्रत्यय की बात कीजिए, वह प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे दोगे मानव प्लस ता मानवता, जिसमें मानव शब्द संज्ञा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है समास को परिभाषित करते हुए उसके भेदों के नाम लिखिए। परस्पर संबंध कर रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षिप्त मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। संक्षिप्त करने की क्रिया को समास कहते हैं। तो आप क्या करोगे, दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके लिखने की क्रिया को समास कहते हैं। उसके बाद आप लिखोगे उदाहरण, क्योंकि उदाहरण के बिना आपकी परिभाषा हमेशा अधूरी रहती है। तो उदाहरण लिखना बहुत ज़रूरी है। तो उदाहरण के तौर पे आप क्या लिख सकते हो? उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हो गंगा धन यानी कि गंगा प्लस जल आपको क्या देता है? गंगा जल। और जब इसका समास विग्रह करोगे तो क्या मिलेगा? गंगा का जल। तो कौन सा होगा ये समास? ये होगा आपका संबंध तत्पुरुष समास। लेकिन इसके बारे में हम अभी इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, मैं अभी जितना उन्हें पूछा गया उतना मैं बताती हूँ। तो समास दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके लिखने की क्रिया को समास कहते हैं। संक्षिप्त नहीं लिख रहा था, छोटा करके लिखने की क्रिया को समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पे क्या लिखोगे? गंगा प्लस जल यानी कि गंगा जल। ठीक है, अब अगर मैं भेदों की बात करूँ तो इसके कितने भेद होते हैं? इसके 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद हैं। फिर क्या कौन से भेद? अव्ययभाव समेत समास। उसके बाद फिर नेक्स्ट होगा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और लास्ट है बहुविधि समास। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो गया समास। तो अब नेक्स्ट आता है कर्मधारय और बहुविधि समास में अंतर स्पष्ट करते हुए प्रत्येक के दो उदाहरण लिखें। कर्मधारय और बहुविधि समास में अंतर इस प्रकार है। सबसे पहले, जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विषय या उपमान उपमेय का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और बहुविधि समास में कौन सा पॉइंट लिखोगे? जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों पद मिलाकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, उन्हें बहुविधि समास कहते हैं। अब देखो, कर्मधारय समास में नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? इसमें विशेषण विषय का संबंध होता है। बहुविधि समास में लिख दोगे इसमें विशेष अर्थ निकलता है। उसमें फिर उदाहरण लिखोगे काली मिर्च, काली है जो मिर्च। बहुविधि समास में उदाहरण लिखोगे गिरिधर, एक है दंत जिसका अर्थात गणेश। गिरिधर या एक दंत लिख दो। ठीक है, गिरिधर तो नहीं होता हो, एक दंत लिख दो तो एक दंत ज़्यादा रहेगा। एक दंत, एक है जिसका दंत। ठीक है, अर्थात गणेश भगवान है ना। तो अब हमारा, जब मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करूँगी तो कर्मधारय समास और बहुविधि समास में अंतर कुछ इस प्रकार है। उसके बाद क्या करोगे? पहला पॉइंट परिभाषित करना है। ठीक है, जिस समास में
विशेषण और विषय या उपमान उपमेय का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास में लिखोगे जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि बल्कि दोनों पद मिलाकर किसी और पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसके बाद कर्मधारय समास में लिखोगे विशेषण और विशेष का संबंध होता है। और बहुव्रीहि समास में लिखोगे कि जो आपका है विशेष अर्थ निकलता है, ठीक है, इसमें विशेष अर्थ निकलता है। उसका कर्मधारय समास में उदाहरण लिखोगे काली मिर्च, काली है जो मिर्च। और बहुव्रीहि समास में उदाहरण लिखोगे एक दंत, एक है जिसका दंत, ठीक है। तो क्लियर हो गया है सारी चीज़ें सबको। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि भाई जो हमारे समास होते हैं वो उसमें आपका द्विगु और कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। तो अब हमने कर्मधारय और बहुव्रीहि समास का तो अंतर देख लिया, लेकिन द्विगु और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। अब देखो द्विगु समास जो है उसमें पहला शब्द संज्ञावाची हो, ठीक है, जैसे नवरात्रि, नवरात्रि का समूह। लेकिन बहुव्रीहि समास में हमेशा विशेष अर्थ निकले, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ आपका कि चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु भगवान है ना, तो इसमें विशेष अर्थ निकलता है। तो ये अंतर, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दैट यू लाइक इट एंड एन्जॉय इट, एंड एज वेल एज आपको इस वीडियो में बहुत सारी नॉलेज भी मिली होगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को एंड तक देखा है। तो और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते हैं जिससे कि आपको नॉलेज मिलती रहती है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।